गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज से आपकी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस। और आई होप मैंने जो आपको छुट्टियों में जो काम करने के लिए दिया था आप लोगों ने कर लिया होगा। तो देखो क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो सबसे पहले आप लोगों के पास अगर आवर्त सारणी है तो वो आप अपने अपने पास लेकर बैठिए। तो देखो आज अपन जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे डी तथा एफ वर्ग के तत्व से। एक्चुअली हुआ ये है, आपको ये तो इन्फॉर्मेशन होगी कि 70% कोर्स आएगा आपके। अब तो सिलेबस अभी आपका आया नहीं है और अभी तक नहीं मालूम है कि कौन से चैप्टर कट होंगे या कौन से टॉपिक्स कम होंगे, कुछ आइडिया नहीं है अभी। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमने पढ़ ली है ऑलरेडी 11th क्लास में, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा ना, डी तथा एफ वर्ग के तत्व, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, आयनन 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 एंथैल्पी क्या होती है, इसको हिंदी के अंदर कहते हैं आयनन ऊर्जा, ठीक है। तो अब देखो, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डी वर्ग के तत्व के बारे में, उसके बाद एफ वर्ग के तत्व ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी स्थिति देख लीजिए। तो आवर्त सारणी के अंदर इसकी स्थिति क्या होती है, तो एस वर्ग के तत्व और पी वर्ग के तत्व के बीच में आते हैं ये, ठीक है। अब देखो, मैं वर्ग की तो बात नहीं करती हूँ, मैं बात कर रही हूँ आवर्त की। तो एक आवर्त में ये कितने होते हैं, 10 तत्व होते हैं। एक आवर्त में कितने तत्व होते हैं, डी वर्ग के तत्व 10। और अगर मैं वर्ग संख्या की बात करूँ तो 3 से लेके 12 तक इनकी क्या होती है, वर्ग संख्या होती है ना। अब श्रेणियों की बात कर रही हूँ, कितनी तरह की श्रेणी होती है, ये 4 तरह की। कौन कौन सी, एक तो होती है 3D श्रेणी, 4D, 5D और 6D, ठीक है ना। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो डी वर्ग के तत्वों का सामान्य डी, एक से लेके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसके अंदर, 10 और NS2। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखो, जो 3D श्रेणी की मैं बात कर रही हूँ, तो 3D श्रेणी कौन सी होती है, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। जो 1 या हाफ नंबर का क्वेश्चन आता है ना आपके, उसके अंदर ये पूछा जाता है कि 3D श्रेणी में कितने तत्व होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो आपको आना चाहिए। तो 3D श्रेणी स्कैनेडियम से जिंक तक, ठीक है। अब इसके परमाणु क्रमांक की मैं बात कर लूँ तो ये है 21 से 30 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, 4D श्रेणी, ये शुरू हो रही है इट्रियम से कैडमियम तक, यानी 39 से 48। अब आ जाओ 5D श्रेणी। तो देखो 5D और 6D थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक को अच्छे से देखना। ये क्या है, लैंथेनम, कितने पे आता है, 57 पे आता है। इसके बाद आएगा हॉफनियम जो कि आता है 72। तो ये यहाँ से शुरू होके मरकरी 80 तक जाएगा। तो बीच वाले 57 से 72 के बीच के जो भी तत्व है वो किसके अंदर आते हैं, एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा। फिर आ जाओ 6D श्रेणी में, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक्टीनियम जो कितने पे आता है, 89। उसके बाद रदरफोर्डियम आएगा 104। अब ये जाएगा सीधा बाइयम यानी 112 पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बाइयम का नाम आ गया है, दैट इज़ CN को क्या बोलते हैं, कॉपर्निशियम। तो ये थोड़ा आपको याद करके रखना पड़ेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो अक्रिय गैसों का यूज़ करते हो लिखने में, है ना। तो स्कैनेडियम से पहले कौन सी अक्रिय गैस का यूज़ करोगे आप, आर्गन, जो कि कितने पे है, 18। इससे पहले आप किसका यूज़ करोगे, क्रिप्टोन, 36। फिर आ जाओ लैंथेनम, जीनॉन, 54। और इसके लिए क्या आ जाएगी, यहाँ आगे ही लिख देती हूँ, इसके लिए मैं रेडॉन 86 पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो
इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बता दिया। अब देखो जो डी वर्ग के तत्व होते हैं इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको संक्रमण तत्व? क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें आंशिक भरे डी कक्षक उपस्थित होते हैं। आंशिक भरे डी कक्षक उपस्थित होते हैं, है ना, उन्हीं को ही क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व। अब ध्यान रखना, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो तो क्या होता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी का आते आते क्या होता है, डी कक्षक जो होते हैं वो पूर्ण पूरित हो जाते हैं, यानी डी कक्षक में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इनको छोड़कर बाकी सब क्या कहलाएंगे? संक्रमण तत्व। जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन ये डी वर्ग के तत्व हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तो सीखा ही होगा, है ना। मैं अब आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक बार इन सब तत्वों के सिंबल बना देती हूँ मैं। इन सब के नाम ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, कभी सिंबल बना के पूछ लिया जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये कौन से तत्व है, उसका नाम लिखो। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आपको ये जितने भी हैं इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, है ना। और अभी तो 3 श्रेणियां दे रखी है आपको, लेकिन एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ लोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो मैंने सारे बना दिए डी वर्ग के तत्व जितने भी हैं आपके 10। अब श्रेणी, इस श्रेणी को क्या बोलते हैं? 3D। ये है 4D, ये 5D और ये है 6D श्रेणी, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, इनका जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको ध्यान रखना। तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ट्रिक, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि अगला जो चैप्टर है वो होगा आपके उपसंयोजक यौगिक वाला, तो उसमें भी ये काम आएगा। तो देखो, ये मैंने लिख दिए बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या ध्यान रखना है आपको कि एस के अंदर तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस के अंदर मैक्सिमम 2 आते हैं और डी के अंदर मैक्सिमम 10 आते हैं, ये चीज़ तो आपको पता है। लेकिन डी वर्ग के तत्व क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3D, है ना। तो 3D श्रेणी के लिए एस का मान कितना हो जाएगा? 4s। तो देखो, ये चीज़ हमको पता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं, उसके बाद कहाँ आते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर में। तो अगर इन दोनों को मैं कैलकुलेट करूँ तो ये तो कितना हो गया? 4 और 0, तो ये तो हो गया 4। इसके लिए क्या मान आ जाएगा? 3D के लिए 3 और डी के लिए कितना होता है? देखो, ये मैं इसका कह रही हूँ, एस का 0, पी का 1, डी का 2, ये चीज़ पढ़ी थी ना आपने। एफ के लिए 3, इसके लिए कह रही हूँ मैं। तो देखो, डी के लिए कितना आ गया? 2, तो 3, 2, 5। तो देखो, इनके ऊर्जा अंतर में बहुत बड़ा गैप है जो नहीं है, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एस के अंदर भरा जाता है और फिर किसके अंदर आता है? डी के अंदर आता है ना। तो यहाँ पर देखो, क्रोमियम और कॉपर 2 ऐसे तत्व हैं जिसके अंदर एस कक्षक के अंदर सिर्फ एक एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। क्योंकि क्या होता है, इनका ऊर्जा अंतर जो होता है बहुत कम होता है, इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं डी कक्षक के अंदर। तो एस के अंदर कितना है? 1, और इसमें भी एस में इतना। और वो देखो ऊपर मैंने क्या लिखा है? बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन। तो देखो, एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 6 में से 1 गए, तो पीछे कितना बचे? 5। तो डी में कितना आ जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन।
तो इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर क्रोमियम का आपको लिखना पड़े तो मैंने बताया था अक्रिय गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे आपने क्या लिख दिया, आर्गन कितने पे आती है, आर्गन 18 पे आती है ना, आर्गन 18 और 4s1 और 3d5, ये किसके लिए हो गया, क्रोमियम के लिए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस तरह से आपको लिखना है, तो जितने भी बचेंगे वो किस में चले जाएंगे, डी में। जैसे इसके लिए देख लो आप, इसमें और इसमें बताया एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद कर लेना। बाकी सब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एस कक्षक के अंदर 2 आएंगे। तो अब आयरन का देख लो एग्जाम्पल, एस कक्षक के अंदर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब डी के लिए कितने बचेंगे, 8 में से 2 गए, कितने बचे, 6, तो D6, तो D6S2 हो गया आयरन के लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट 4D श्रेणी में। तो 4D श्रेणी में तो क्या होता है, S के अंदर ज़्यादातर वेरिएशन है, तो ध्यान रखना यहाँ से ले करके यहाँ तक और उसके बाद सिल्वर में, इन सब में एस के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एस कक्षक के अंदर। ये हमारा बहुत ही स्पेशल तत्व है, इसके अंदर एस के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, यानी पूरे के पूरे जो डी कक्षक के अंदर है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। बाकी सब के अंदर हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन एस में, और यहाँ से आप माइनस करते जाना भायतम कोश के इलेक्ट्रॉन से, तो आप आराम से लिख पाओगे। अब आ जाओ 5D श्रेणी में। तो ये देखो 5D श्रेणी में एक तो आ जाओ ये प्लेटिनम और गोल्ड। ठीक है, इसमें भी है S1 और S1। बाकी आप यहाँ से माइनस करोगे वो सब किसके अंदर चले आएंगे, डी। जैसे देखो इसका ऑरम का गोल्ड के लिए देखो, एस में 1, तो 11 में से 1 गए, पीछे कितने बचे, 10, तो डी के अंदर चले गए 10 इलेक्ट्रॉन। ये तो एक ट्रिक है याद करने की, अगर आपको सिंपली याद होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बहुत अच्छी बात है। फिर आ जाओ ये 6D श्रेणी के अंदर, तो इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, आराम से एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरो और जो भी बचेंगे वो डी के अंदर फिल कर देना। ठीक है, अब देखो बात आती है इन तत्वों की, तो इसमें जो ये टेक्नीशियम है ये क्या है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, ध्यान रखना। जिंक, कैडमियम, मरकरी का मैंने बता ही दिया था, ये संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण पूरित है, डी के अंदर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन स्थित है इसलिए। ठीक है ना। अब सिक्का धातुएं पूछी जाती है, सिक्का धातुएं कौन कौन सी होती है, तो देखो ये रही हमारी सिक्का धातुएं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये सब सिक्का धातुएं हैं। और ये सारी कौन क्या है, धातुएं। अब एक ऐसा इसके अंदर तत्व है जो रूम टेम्परेचर पे किस में होता है, द्रव अवस्था में होता है, जिसको मरकरी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये तो हो गई डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बेसिक जानकारी, जो कि 11th में आप पढ़ चुके हो, कोई नई बात नहीं है। बस इस बार आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है, इनकी पोजीशन पूछी जा सकती है। यहाँ आप थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि बीच में एफ ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं, इनको आंशिक, इनको संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो आप ध्यान रखना। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।